बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज ई कैट की क्लास का लेक्चर नंबर 10 जो कि बुक 2 के चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है और इसमें एक्सरसाइज 4.3 से 4.5 कवर करेंगे। ये चलें जी आए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। द एमसीक्यू नंबर 1, द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज, हाँ जी, क्या थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर बी ऑप्शन में ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर सी ऑप्शन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर नन ऑफ दिस। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। ठीक है ना। MCQ नंबर 2 हमारे पास है, कहता है इफ़ a डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड b डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन द स्लोप ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या होती थी इसकी स्लोप? ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तब स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या हुआ करता था? m इज इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ y हुआ करता था, यानी माइनस a ओवर b। ये हमारा आंसर होगा और ये फार्मूला भी है जो कि आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जी। ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस चूँकि एक लाइन है तो हर लाइन की एक इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? हाँ जी, वो आप लोगों ने याद रखना है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। इसी तरह अगर MCQ नंबर 4 हम देखें, इक्वेशन of a horizontal line through the point AB is, तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन या पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगी? वो y इज इक्वल टू समथिंग होगी। ठीक है। अब मेरे पास पॉइंट में y की क्या वैल्यू है? b है। तो y इज इक्वल टू b, ये आपकी इक्वेशन होगी। और हमारे पास b जब y इज इक्वल टू b हो, इसको हम y माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बी ऑप्शन है। इसी तरह अगर वो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस पूछ ले तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगी। या ऐसी इक्वेशन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू समथिंग यानी कांस्टेंट होगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले की तरफ मूव करते हैं जी। पॉइंट्स लॉ फार्मूला जी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन के फाइंड आउट करने के फार्मूले की तरफ मूव करते हैं, जिसमें सबसे पहला फार्मूला पॉइंट्स लॉ फार्मूला है जी। तो MCQ नंबर 5 इसी से रिलेटेड है जी। क्या है? द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 बाय 1 इज। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या हुआ करता था? ठीक है जी। क्या हुआ करता था? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन हुआ करता था। ठीक है जी। पॉइंट्स लॉ फार्मूला क्या हुआ करता था? वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जो कि बी ऑप्शन में हाईलाइट है। ये फार्मूला जो कि आप लोगों ने याद रखना है। MCQ नंबर 6 में पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो अगेन फिर पॉइंट स्लोप फार्मूला ही पूछ लिया हुआ है, जो कि क्या था? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन है जी। ठीक है जी। अब MCQ नंबर 7 ये सॉल्व करने वाला देखते हैं जी। कहते थे इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप कितनी है जी? 1 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 एंड 2 इज। तो इक्वेशन हमने बतानी क्या होगी अगर उस लाइन की स्लोप 1 हो और वो 1 2 पॉइंट में से पास कर रहा हो। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। सॉल्व करते हैं जी। ठीक है जी। सॉल्व तो चूंकि हमें स्लोप और पॉइंट दिया गया हुआ है तो फिर पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या था? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन है। तो y तो वैसे रहा, वाई वन कितना हमारे पास है? वो 2 था। और इज इक्वल टू m कितना था? वो 1 था। और x माइनस एक्स वन, और x1 कितना था? 1 था जी। और इसको जब सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास y माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन आ जाता है। इक्वेशन हमने x की एक्स वाई की फॉर्म में लिखनी होती है तो y माइनस टू राइट पे आकर क्या होंगे? प्लस माइनस हो जाएंगे।
ठीक है। तो प्लस माइनस होने के बाद हमारे पास क्या बचता है, एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड फार्मूले की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है जी, 2 पॉइंट्स फार्मूला है। ठीक है जी, क्या है, 2 पॉइंट्स फार्मूला। जब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है और 2 पॉइंट्स गिवन हो तो तब क्या फार्मूला हुआ करता था वो देखते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 8, the equation of the line passing through the points x1 by 1 and x2 by 2 is, तो क्या फार्मूला हुआ करता था, वो फार्मूला हुआ करता था जी क्या, y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन हुआ करता था। ठीक है जी, ये हमारा फार्मूला हुआ करता था। ठीक है ना। और इस फार्मूले का क्या नाम था, 2 पॉइंट्स फार्मूला था। एमसीक्यू नंबर 9, ठीक है जी, क्या है, 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज, अगेन जी 2 पॉइंट्स फार्मूला फिर पूछ लिया हुआ है, जो कि अगेन डी ऑप्शन में हमारे पास है। ठीक है जी, डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट फार्मूले की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला है। तो एमसीक्यू नंबर 8 में इसको 10 में देखो, देखते हैं जी कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड मेकिंग y इंटरसेप्ट c इज, तो जब स्लोप m और y इंटरसेप्ट c दिया गया हो तो तब इक्वेशन फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला यूज किया जाता था, वो हमारे पास हुआ करता था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हुआ करता था। ठीक है जी, क्या हुआ करता था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हुआ करता था। अब एमसीक्यू नंबर 11, ठीक है जी, तो कहते हैं जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो वही फार्मूला के बाद इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ करती थी। अब एमसीक्यू नंबर 12, ये आप लोगों ने ट्राई करना है, क्या है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप, स्लोप कितनी है 5 है जी, स्लोप कितनी है 5, एंड वाई इंटरसेप्ट कितना है जी -2 है। ठीक है जी, वाई इंटरसेप्ट कितना है -2, तो फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन, इसमें कौन सी ऑप्शन है, ट्राई कीजिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास इंटरसेप्ट फार्मूला है, या फिर टू इंटरसेप्ट फार्मूला भी इसे कहा जाता था। तो एमसीक्यू नंबर 13 में कहता है जी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई इंटरसेप्ट बी इज, तो क्या फार्मूला हुआ करता था जी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, जो कि आपकी ए ऑप्शन है, ये फार्मूला जी टू इंटरसेप्ट फॉर्म का, ये आप लोगों ने याद रखना है। एमसीक्यू नंबर 14 में हमारे पास अगेन इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, फिर वही फार्मूला पूछ लिया, ये भी आपको याद कर लेना है। अब एमसीक्यू नंबर 15 हमारे पास है, क्या है, कहते हैं जी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कट एक्स एक्सिस एट 2 0 एंड वाई एक्सिस 0 -2 इज, तो क्या इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या फिर सी या फिर डी ऑप्शन है। सोल्यूशन हम इसका देखते हैं जी, हमें गिवन था एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट 20, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है जो कि ए वैल्यू होगी, और वाई एक्सिस पे पॉइंट था हमारे पास 0 -2, इसमें बी हमारे पास -2 होगा। तो चूंकि टू इंटरसेप्ट हमारे पास है, तो फिर फार्मूला हम यूज करेंगे जी कौन सा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि क्या था हमारे पास, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 था। तो एक्स ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 है, वो पुट की और बोथ साइड्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो हमारे पास कंडीशन आ गई जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और 2 जब लेफ्ट पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो दैट इज x माइनस वाई -2 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट फार्मूले की तरफ मूव करते हैं जी, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, तो ये क्या हुआ करती थी, ठीक है जी, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वो क्या हुआ करती थी, वो हुआ करती थी जी x cos ऑफ अल्फा प्लस y साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू p,
यहाँ पे P लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन हुआ करता था। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन इसका आंसर, और इसको फार्मूले को भी आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म है जी। वो क्या है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, तो x माइनस एक्स वन ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर साइन अल्फा। तो ये आपके पास जो फार्मूला है जी, ये सिमेट्रिक फॉर्म फार्मूला है, और इस फार्मूले को भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी, कंडीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, कि आया कि एक पॉइंट लाइन से ऊपर है या लाइन से नीचे है या फिर ऑन द लाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी बात, जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। कहता है जी, the point Px1 y1 is above the line ax plus by plus c is equal to 0 if क्या है कि ax1 plus by1 plus c and b y का कोफिशिएंट था, और ax1 plus by1 plus c ये क्या है कि हमारे पास जो पॉइंट था उसको हमने गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया, और चेक करना है कि पॉइंट को पुट करने के बाद जो आंसर आता है उसका साइन और बी का साइन कैसा है। अगर ये सेम साइन होंगे यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे, तो फिर वो जो पॉइंट है वो अबव द लाइन होगा। ठीक है जी, अबव द लाइन होगा कब, जब पॉइंट को पुट करने के बाद आंसर और बी का आंसर का साइन सेम हो तब। और एमसीक्यू नंबर 19, ठीक है जी, कहते जी द पॉइंट पी एक्स वन बाई वन इज द बिलो द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ क्या हो जी, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड बी, अगर पॉइंट को लाइन में पुट करने के बाद उसका साइन और बी का साइन अगर ऑपोजिट हुए, यानी फर्स्ट पॉजिटिव हो और बी नेगेटिव हो, या फिर आंसर हमारा नेगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो, तो फिर क्या होगा, यानी ऑपोजिट साइन होंगे तो फिर पॉइंट जो होगा वो बिलो द लाइन होगा। ठीक है, वो पॉइंट बिलो द लाइन होगा। अब नेक्स्ट जी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेंट्रॉइड। क्या होता है जी सेंट्रॉइड, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कंकरेंसी ऑफ मीडियंस। मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हम सेंट्रॉइड कहा करते हैं। ठीक है जी, ट्राइंगल में मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन हो, ठीक है जी, ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू सी एक्स थ्री वाई थ्री गिवन हो, ठीक है जी, तो फिर सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास है। ठीक है जी, और वो फार्मूला क्या है, जैसे कि बी ऑप्शन में क्या है, x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, और इसी तरह y के लिए y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। तो ये आपका सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने का फार्मूला है। एमसीक्यू नंबर 22 अगर देखें तो कहता है जी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए कितना है 1 3, बी कितना है 2 माइनस टू, और सी माइनस थ्री और 1, इसका सेंट्रॉइड क्या होगा। तो सेंट्रॉइड अभी हमने ऊपर देखा था कि क्या फार्मूला था, कि x की वैल्यूज को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर दो, और y के लिए y की वैल्यूज को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर दो। तो a में x1 है, b में 2 है और c में -3 है। जब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा 0, और 0 को जब 3 पे डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन बनता है। फिर भी आप फार्मूला यूज करते हुए ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है जी इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है जी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे इन सेंटर कहा जाता है। ठीक है, और इन सेंटर फाइंड आउट करने का भी हमारे पास फार्मूला है। वो क्या है, अगेन जी, इफ द पॉइंट्स a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन इट्स सेंटर। ठीक है जी, देन इन सेंटर इसका क्या होगा। ठीक है जी, इसका इन सेंटर क्या होगा। तो फिर इन सेंटर फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास होता है जी
ए ऑप्शन में देखें ये भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी ऑप्शन में हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है? ax1 प्लस बी एक्स टू प्लस सी x3 ओवर a प्लस बी प्लस सी, और y के लिए ay1 प्लस by2 प्लस cy3 और ओवर जी क्या है a प्लस b प्लस c। जबकि यहाँ पे a क्या था? bc डिस्टेंस था, b क्या था? ac डिस्टेंस था, और c क्या था? ab डिस्टेंस हुआ करता था। ठीक है जी, ये फार्मूला भी आप लोगों ने याद रखना है और अक्सर वो एग्जाम में पूछा करता है। इसके बाद अब मूव करते हैं जी नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद फिर सरकम सेंटर की डेफिनेशन है। सरकम सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। ट्राइंगल के साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हम सर्कम सेंटर कहते हैं। अब मूव करेंगे जी एंगल बिटवीन टू लाइंस के फार्मूले की तरफ। अगर हमें टू लाइंस की स्लोप दी गई हो तो फिर हम फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो कैसे है जी? MCQ नंबर 27 कहते हैं इफ M1 M2 आर द स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस देन द एंगल बिटवीन देम इज। तो एंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या हुआ करता था जी? tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2 हुआ करता था। ये फार्मूला जो कि आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह MCQ नंबर 28 में कहता है जी इफ M1 इज इक्वल टू -7/3 और M2 5/2 है, ठीक है जी, आर द स्लोप ऑफ टू लाइंस देन द एंगल बिटवीन देम इज। हाँ जी, क्या एंगल होगा? ए में 0 ऑप्शन, बी में 45, सी में 90 और डी में 135 है जी। तो क्या इसका एंगल होगा? चेक करते हैं जी। अब एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या था? tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2 हुआ करता था। तो M2 भी हमें गिवन है, M1 भी हमें गिवन है। M2 कितना था? 5/2 और M1 कितना था? -7/3 था जी। वैल्यूज को पुट किया, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 29 ओवर -29 आ जाता है, जो कि -1 होता है, और tan इधर आकर -1 का इन्वर्स हो जाएगा। तो -1 का इन्वर्स का tan जो होता है वो जी वो 35 होता है। ठीक है जी, ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं जी। MCQ नंबर 29 कहते हैं जी द लाइंस लाइंग ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड। अगर लाइंस हमारे पास एक ही प्लेन में लाई कर रही हो तो उन्हें क्या कहा जाता है जी? पैरेलल, परपेंडिकुलर, कंकरेंट या फिर कोप्लेनर। अगर हमारे पास लाइंस अगर एक ही प्लेन में लाई करें तो उन्हें कोप्लेनर कहा जाता है जी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस इक्वेशन की डेफिनेशन जी। ठीक है जी, ये होमोजीनियस इक्वेशन क्या हुआ करती है? वो है जी हमारे पास सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। और किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन की डिग्री फाइंड आउट करनी हो तो उसको क्या करते हैं? उसे एक फंक्शन एक्स वाई बनाते हैं। एक्स को रिप्लेस किया जाता है जी के एक्स के साथ, और वाई को रिप्लेस किया जाता है के वाई के साथ। और अगर उसमें से के कॉमन आ जाए, के कॉमन आ जाए और सम पावर में हो तो जितनी के की पावर होगी वही उसकी डिग्री होती है। तो MCQ नंबर 31 में लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड एफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू के रेज पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई है जी। तो देन इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री एन होगा। जो भी के की पावर हमारे पास आएगी वो उसकी डिग्री होगी। और इसी तरह अगर हमें होमोजीनियस इक्वेशन दी गई हो, ठीक है जी,
जैसे कि MCQ नंबर 32, द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है जी, यानी होमोजेनियस इक्वेशन हमारे पास रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करे तो फिर एंगल फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला आता है। वो क्या होता है जी कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास जब होमोजेनियस इक्वेशन दी गई हो तो तब होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, और लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी होता है। जैसे कि MCQ नंबर 33 कहता है जी अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, तो होमोजेनियस इक्वेशन दी हुई है तो आप लोगों ने एंगल बताना कि एंगल क्या होगा। ठीक है जी, तो हमारे पास इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है जी। और जब हम इसको होमोजेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो a हमारे पास 1, b हमारे पास -6 और h हमारे पास 1/2 आ जाता है। ठीक है जी, कितना आ जाता है h 1/2। फार्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी था। तो वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर -1 आ गया। तो अगेन जी tan -1 का इन्वर्स हो जाएगा, और -1 का इन्वर्स क्या होता है 135। तो ये हमारे पास 135 आ गया। पर क्वेश्चन में उसने कहा था जी अक्यूट एंगल, तो अक्यूट एंगल क्या होता है जो कि लेस देन 90 होता है। ठीक है जी, तो मेरे पास टोटल जो एंगल है वो 180, और 180 में से 135 आप माइनस कर दें तो बाकी 45 बचता है। तो आपका जो आंसर है अक्यूट एंगल का वो 45 होगा। ठीक है जी, 45 इसका आंसर है। अब कुछ कंडीशन है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर आर पैरेलल। हमने ऊपर फार्मूला देखा था एंगल निकालने का, क्या था कि tan थीटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी। जब लाइंस पैरेलल तो एंगल कितना होता है उनके दरमियान 0, और tan 0 0 होता है। तो हमारे पास फिर कंडीशन बचती है जी क्या कि h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ये आपकी पैरेलल कंडीशन होगी। ठीक है जी, फॉर लाइंस के लिए। इसी तरह परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन है, जैसे कि MCQ नंबर 35 में वो है जी a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, अब MCQ नंबर 36 में अब होमोजेनियस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, और इसमें 3 टाइप्स की कंडीशन पाई जाती हैं कि वो लाइंस रियल होंगी या फिर कॉम्प्लेक्स होंगी। तो उसके लिए भी कंडीशन है। तो फर्स्ट है जी 36 में क्या है, द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ कब होगा कि अगर h स्क्वायर जो है वो ab से ग्रेटर हो जाए। ठीक है जी, और इसी तरह MCQ नंबर 37 में रियल और कोइंसिडेंट है जी, यानी वो दोनों लाइनें एक जैसी, तो वो कब कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, तो वो h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के लिए एग्जिस्ट करती है। और इसी तरह MCQ नंबर 38 में उसने कहा हुआ जी द लाइंस रिप्रेजेंट बाय आर इमेजिनरी जी। इमेजिनरी कब होंगी, जब एक्स स्क्वायर जो है वो ए बी से लेस होगा जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन की तरफ मूव करते हैं जी। द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, अगर मैंने पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी, होमोजेनियस इक्वेशन के लिए, तो उसके लिए फार्मूला क्या है बी एक्स स्क्र माइनस 2hxy प्लस ए वाई स्क्र। करना क्या है कि आपने एक्स स्क्र के कोफिशिएंट को वाई स्क्र के कोफिशिएंट के साथ रिप्लेस कर देना, और एक्स वाई का जो साइन होगा वो साइन आप लोगों ने चेंज कर देना है। फिर इसी तरह MCQ नंबर 39, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस जी, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या हुआ करता था 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1/1 1 x2/2 1 और x3/3 1 हुआ करता था। ठीक है जी, और इसी तरह MCQ नंबर 40 में भी कंडीशन है
कि 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर हुआ करते थे, जब इसके डिटर्मिनेंट का आंसर हुआ करता था, आंसर 0 हुआ करता था। ठीक है जी। जैसे कि मेरे पास ए ऑप्शन अगर देखें तो x1/1 1, x2/2 1 और x3/3 1। तो ये ए ऑप्शन जो है ये आपकी कोलिनियर कंडीशन की ऑप्शन है, जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है जी। इसी के साथ आज का लेक्चर भी ख़त्म होता है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।